हुए सम्मानित मंच, सम्मानित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, केवल 10-12 मिनट आपका लूँगा। मेरा भी 5-7 रोज से गला खराब है, सूखी खांसी है, मेरे को ज़्यादा बोलने की शक्ति में नहीं हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम में माननीय हीरालाल साहब, केशी पिपल साहब, माननीय आरसी धीमान साहब ने आके हमारे निवेदन को स्वीकार किया। मैं उनका आगरा की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम का जो मकसद है वो मकसद ये है कि हम लोग कहीं भूल न जाएं, हम कहीं भूल न जाएं अपने महापुरुषों की विचारधारा को, उनके आंदोलन को हम कहीं भूल न जाएं। इसी कड़ी में आज बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के संबंध में चर्चा रखी गई है। प्रस्तावना में मैंने 3-4 सवाल आप लोगों के बीच में छोड़े थे, उन्हीं सवालों पर मैं अपनी बात को रखूंगा और फिर हम लोग सभ्य सत्ता करके समाप्त करेंगे, क्योंकि हॉल वालों का टाइम भी 5 बजे तक का ही है, कभी भी वो लाइट भी बंद कर सकते हैं। चंद्रा साहब निवेदन कर लेना उनसे जाके थोड़ा। आज से 66 वर्ष पहले 18 मार्च को 1956 में बाबा साहब आगरा आए, ये सब लोग जानते हैं। बाबा साहब को किस किस ने देखा मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा जन्म ही 1962 का है, तो उससे पहले मैंने बाबा साहब को देखा या सुना ये संभव ही नहीं था। लेकिन बाबा साहब के भाषण को मैंने सैकड़ों बार पढ़ा है और पढ़ा है तो जब वो कड़ी आती है कि बेशुमार मुश्किलों का सामना करके बड़ी मुसीबतों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूं, मेरी चाहत है ये और आगे जाना चाहिए। हे मेरे अनुयायियों, आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। मैंने इस लाइन को कम से कम 1000 बार पढ़ा होगा। किस लिए पढ़ा? कि वो कारवां क्या था जिसको बड़ी मुश्किलों से बाबा साहब लाए। कारवां था क्या वो, और वो कौन सा कारवां था जिसको और आगे तक ले जाना चाहते थे। मैं समझता हूं ये चिंतन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले पढ़े लिखे लोगों को जरूर करना चाहिए। मैंने उसका चिंतन किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बड़ी मुश्किलों से जो कारवां बाबा साहब लेके आए उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला विभाग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको स्वतंत्रता दी, 1 वोट और 1 वोट की ताकत दी। ये अधिकार बाबा साहब ने हमको संविधान में दिया, जो इससे पहले हमारे पास नहीं था। मैंने जैसा अध्ययन उसका किया। दूसरा, बाबा साहब ने हमको दिया सरकारी नौकरियों में हमारी समाज की संख्या के बराबर हमारी भागीदारी। जितनी SC ST की संख्या थी उस संख्या के मुताबिक चपरासी से लेकर IAS तक हमारे समाज के लोग सरकार में जाएं और सरकारी पदों पर वो उनको मौका मिले, उनको अधिकार मिले। दूसरा मैंने समझा ये कारवां। तीसरा मैंने ये समझा कि गांव के प्रधान से लेकर विधानसभा लोकसभा तक हमारे समाज की बराबर की हिस्सेदारी, जनप्रतिनिधित्व जिसे हम लोग कहते हैं MLA MP, ये 3 बड़े काम बाबा साहब कर सके थे। करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन बहुत कुछ नहीं वो कर पाए थे, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा संगठन नहीं था, कोई बड़ी ताकतें उनके पास नहीं थी।
उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे उन्होंने ये सब कुछ किया। संविधान सभा की बहस को जब आप देखेंगे, हमारे आरसी धीमान साहब बताते हैं और आप उसको पढ़ेंगे, तो एक एक आर्टिकल पर बाबा साहब को पूरे सदन को मुकाबला करना पड़ता था। बाबा साहब की नियम क्या था? भाई आर्टिकल पेश होगा, आर्टिकल पे बहस होगी, बहस के बाद सर्वसम्मति से वो पारित होगा, उस पर वोटिंग होगी। तो बाबा साहब तो संविधान सभा में अकेले थे, उनका तो कोई मेंबर था ही नहीं जिसकी ताकत पर वो उसको पास करा सकते। तो बाबा साहब ने जो कुछ भी पास कराया वो अपनी बुद्धि बल पर, अपने ज्ञान की ताकत पर पास कराया, क्योंकि उनके तर्क के सामने न पंडित जवाहरलाल नेहरू रुकते थे, न सरदार पटेल रुकते थे, कोई उनकी बुद्धि के सामने रुक नहीं पाता था। इसलिए सबको उनकी बात को स्वीकार करना पड़ता था। ये नहीं मालूम, आरसी धीमान साहब अपनी बात कहते कहते पूरी करना चाह रहे थे वो, लेकिन छूट गई उनसे। कैसे छूट गई मुझे नहीं मालूम। फ्रांस की आजादी का जो उन्होंने आपको उदाहरण दिया, फ्रांस के लोग जब से आजाद हुए आज तक उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने दी, उसको ज्यादा मजबूत किया, क्योंकि उन्होंने वो स्वतंत्रता, वो आजादी खून बहाकर प्राप्त की थी। और हमारी स्वतंत्रता इसलिए कमजोर हो रही है कि हमने खून बहाना तो छोड़ो, पसीना भी नहीं बहाया था। ये केवल अकेले बाबा साहब की बदौलत हमको मिली, इसलिए उसको छीनने का भी ज्यादा दुख हमको नहीं है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 3 कारवा मेरी समझ में आए, बाबा साहब लाए और उन्होंने कहा ये और आगे जाना चाहिए। तो मैंने इसका चिंतन किया और आगे कहां जाना चाहिए। तो बाबा साहब चाहते थे कि इस देश की जुडिशियली, न्यायपालिका, जहां जज बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के फैसलों को भी पलटने की ताकत रखते हैं, वहां भी हमारी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। न्यायपालिका, देश की मिलिट्री सिस्टम, देश की सेना में भी हमारी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो नहीं हो पाई। देश का एजुकेशन सेक्टर, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, इनमें भी हमारी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का निर्माण, उसके दिमाग का जो निर्माण होता है वो विद्यालयों से ही होना शुरू होता है। देश का उद्योग, जिसको हम इंडस्ट्रीज कहते हैं, उद्योग कहते हैं, कारोबार कहते हैं, उसमें हमारी हिस्सेदारी। जमीन, जो देश की जमीन है उसमें हमारी हिस्सेदारी। मुझे लगता है बाबा साहब जो कहते थे कि ये कारवा और आगे जाना चाहिए, शायद बाबा साहब का यही निशाना था जो उस वक्त तक पूरा नहीं हुआ था, उसको हमें आगे ले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ले गए। बाबा साहब जानते थे जो उनके लेफ्टिनेंट थे, जो उनके दाएं बाएं हाथ थे, उन पर उनको भरोसा था कि ये लोग इस काम को शायद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 66 वर्ष पहले बाबा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि आगे ना ले जा सको, यदि आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। आज अध्ययन करते हैं हम लोग, जहां जिस कारवां को बाबा साहब लाए थे वो आगे गया है कि पीछे गया है? मैं समझता हूं थोड़ा पीछे नहीं गया, बहुत पीछे गया। कैसे पीछे गया? 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। सरकारी नौकरियों में जो हमारी भागीदारी थी लगभग समाप्त होने के लिए जा रही है, नहीं तो अगले 15-20 वर्षों में जीरो होने वाली है। नई भर्ती बंद, रिटायरमेंट चालू, आमदनी होगी नहीं, खर्चा लगा रहेगा, तो एक दिन जीरो पे हम लोगों को आना है। पहला झटका।
दूसरा झटका, वोट तंत्र, जो वोट का अधिकार हमको बाबा साहब दिए लोकतंत्र में, वह वोट तंत्र आज धनतंत्र में बदल गया है। आज जिसके वोट ज्यादा हैं, हुकूमत उसकी नहीं है। हुकूमत किसकी है? जिसके पास नोट ज्यादा है। और ये कसूर उनका नहीं है। अगर मेरा समाज, मेरा बहुजन समाज अपना वोट 500 रुपए में, 1000 रुपए में बेचता है, तो खरीदने वाले का कसूर नहीं है, बेचने वाले का कसूर है। हम बेचते हैं। यह हमारा दूसरा हो गया। तीसरा, जो हमारे जनप्रतिनिधि गए, जैसा हमारे केसी पिपल साहब ने आपको बताया, 106 सांसदों की औकात नहीं थी कि राष्ट्रपति उनको मिलने का समय दे दे, जबकि 54 सांसदों की औकात थी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में दाखिल कर देते तो राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी पे नाक रगड़नी पड़ती। ये संविधान में ताकत है। अगर 54 सांसद भी नोटिस दे देते, लेकिन 54 की जगह 106 होने के बाद भी एक किसी की औकात नहीं थी कि वो उस पर साइन कर दे। क्यों? क्योंकि अपने अपने मालिकों का सबको डर था, टिकट दूसरा नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए सांसद बने रहना ज्यादा जरूरी है। समाज का सम्मान बचाए रखना जरूरी नहीं है। तो जो बाबा साहब ने कहा था 25 सितंबर 1932 को, जो बाबा साहब ने कहा था कि गांधी ने बहुत बड़ा छल मेरे साथ किया है, मेरे लोग तो होंगे लेकिन उनकी पूंछ नहीं होगी, वो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकेंगे, समाज की रक्षा करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है। तो जितने विधायक और सांसद जाते हैं, ये हमारे लिए कलंक हैं, इनसे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो तीन जो ताकत बाबा साहब ने हमको दी थी, जिसके लिए 18 मार्च 1956 को कहा कि मैं बड़ी मुश्किलों से लाया हूं, अगर आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। मैं समझता हूं ये तीनों ताकतें आज हमारी निष्क्रिय और कमजोर हो गई हैं। हो गई हैं कि नहीं? ये चिंतन करने का समय है। बाबा साहब चाहते थे सेपरेट इलेक्शन, अर्थात पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब था कि दलितों के लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो दलित समाज के लोग ही उनको वोट देंगे, दूसरे लोग उनको वोट नहीं देंगे। इससे दलितों को अपने स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। अर्थात समाज में जो टाइगर होंगे, जो शेर होंगे, उनको हम संसद और विधानसभाओं में भेज पाएंगे। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन करके इस फार्मूले को उन्होंने नाकामयाब कर दिया। कांशीराम साहब की बात मैं बताना चाहता हूं। एक बार वहां से हम लोग बैठे थे, सब लोगों के बीच में कहा कि मैंने ये सोचा अंबेडकर साहब के साथ जो धोखा हुआ था उसका बदला लेना है। बदला कैसे लेना है? जो भी हीरालाल साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब ने कहा शेड्यूल कास्ट अकेला बाबा साहब के वो सपने को पूरा नहीं कर सकता जो वो पृथक निर्वाचन के माध्यम से करना चाहते थे। लेकिन हमने अगर ओबीसी को तैयार कर लिया, पिछड़ी जातियों के कुछ जातियों को अगर हमने तैयार कर लिया और ओबीसी के साथ मिला लिया, तो फिर हम अपनी मनपसंद का विधायक, अपनी मनपसंद का एमएलए चुनने की ताकत पैदा कर लेंगे, जो संसदों में बोलेगा ही नहीं बल्कि गरजेगा और कोई गलत कानून पास नहीं होने देगा। इसके लिए मान्यवर काशीराम साहब ने प्लान ही नहीं बनाया, उसको अमल किया। और एक घटना से मैं आपको बता देता हूं। 1989 में
हमारे 3 सांसद जीते और 13 विधायक उत्तर प्रदेश से जीते। कांशीराम साहब ने बहुत बड़ी बोट क्लब में मीटिंग थी, लगभग 10 लाख लोग रहे होंगे, उसके बीच में ये बात बताई थी। 3 सांसद पहली बार चैलेंज करके जीते। चैलेंज क्या था? चैलेंज था ब्राह्मण बनिया ठाकुर का ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। ये चैलेंज था, खुली चुनौती थी। खुली चुनौती कांशीराम ने देकर 3 सांसद जिताए और 13 विधायक उत्तर प्रदेश में जीते। पहला मौका था। कांशीराम साहब ने बताया कि मुझे राजीव गांधी का फोन आया। राजीव गांधी ने कहा, कांशीराम जी, अगर आप हमसे समझौता कर लेते तो आपके भी 3 के 30 हो जाते और मेरे भी 150 कम नहीं होते। आपने मुझे 150 सीट कम कर दी और आप केवल 3 पे रह गए। कांशीराम साहब के शब्द बता रहा हूं। कांशीराम साहब ने कहा, मैंने राजीव को कहा, और ऐसे ही बोलते थे, पंजाबी थे, मैंने राजीव को कहा कि राजीव मेरी नीयत खराब है। राजीव गांधी बोला, कैसे नीयत खराब है? बोले, मेरा इरादा 3 से 30 का नहीं है, मेरा इरादा 3 से 300 का है। मेरा इरादा 3 से 300 का है। राजीव गांधी ने कहा, कैसे बनाओगे? बोले, जैसे 3 बनाए हैं ऐसे ही कांशीराम 300 बनाए। ये बुलंद इरादा था मान्यवर कांशीराम साहब का, और उन्होंने इस काम को किया। 14 राज्यों में हमारे विधायक जीते, सांसद जीते, और बहुजन समाज पार्टी भारत की 3रे नंबर की सबसे बड़ी ताकतवर राष्ट्रीय पार्टी बनकर तैयार हुई। लेकिन आज सबको दुख है, सबको दुख है, मुझे भी दुख है। मेरे एक दोस्त ने जैसे रिजल्ट आया, 1 सीट आई हमारी, तो हमारा तो गला सूखा पड़ा था। उसने फोन किया कि विधायक जी क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है। बोले, आपकी पार्टी का क्या हाल है? मैंने कहा पार्टी का थोड़ा ठीक है। बोले, एक दिख रही है मुझे तो टीवी की स्क्रीन पे। मैंने कहा नहीं, वो हमारा हाथी अभी आराम कर रहा है, आंख खुल गई होंगी तो एक निकल गई होगी। वो मजाक कर रहा था मुझसे, तो मैंने भी मजाक कर दी। सीरियस होकर उसने कहा कि यार वो सपना तो अब आपका टूट गया कि अब आए, अब आए, अब आए। मैंने क्या मतलब, दोबारा बताइए। कि पहले आप कहते रहते थे ना कि अब आए, अब आए, तो वो उम्मीद तो मुझे लगता है कि भारती जी अब टूट गई होगी। मैंने कहा नहीं, आप बड़ी गलतफहमी में है। बोले क्यों? मैंने, हमारा सीट नहीं आई है, वोट बहुत आए हैं। बोले कितने आए हैं? मैंने कहा एदमातपुर पे 1 लाख पड़े हैं, ग्रामीण पे 60,000 पड़े हैं, और अभी कोई विधानसभा ऐसी नहीं जिसमें 50,000 वोट हमको ना पड़े हों। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि हमारे नेतृत्व ने संभाल लिया, हमारे जिम्मेदार लोगों ने संभाल लिया, तो अभी भी इसको खड़ा किया जा सकता है। लेकिन मैं अपने केसी पिपल साहब की इस बात से सहमत हूं कि बदलना तो होगा, नेता को बदलना होगा। नेता हमारा बदले, रणनीतियों में चेंज करे, और कुछ ना करे, एक काम कर दे हमारा नेता, हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मैं बड़ा दुखी होकर कह रहा हूं, क्या काम कर दे? पैसा लेना बंद कर दे। हमारा सबसे ज्यादा सत्यानाश किसी ने किया है तो वो पैसे ने किया है। पैसे के कारण हम कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ा पाते हैं, और जब कार्यकर्ता हमारा चुनाव नहीं लड़ता है तो छोटा कार्यकर्ता हमारा निराश हो जाता है, जिसका कारण होता है कि हम लोग कमजोर स्थिति में खड़े हो गए।
और हमारी लीडरशिप नहीं करेगी तो फिर हमें लीडरशिप को मजबूर करना पड़ेगा। 5-5 हजार आपने बुद्ध धर्म के अनुयायी अगर एक एक विधानसभा में तैयार कर लिए, उनमें केडर वैस का संगठन खड़ा कर लिया, तो वो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, हम लोग पहले कहते थे कि कोऑर्डिनेटर ईमानदारी से काम कर दे तो कल्याण हो जाए, और कोऑर्डिनेटर बेईमान हो तो क्या हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए। क्योंकि पूरा जो मसला होता है वो कोऑर्डिनेटरों पे होता है। मैं तो 5-5 स्टेट का कोऑर्डिनेटर रहा हूं, मुझे तो सारा तजुर्बा है। तो समाज को एक साथ होके, एक ताकत होके चिट्ठी लिख के उनको देनी होगी कि ये हमारी चिट्ठी ले लो। जिस कैंडिडेट को पैसे से टिकट दिया, समाज उसका बहिष्कार करेगा, समाज उसका बहिष्कार करेगा। कोई करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। मतलब इस प्रकार से जब लोग कहेंगे तो वही कोऑर्डिनेटर खड़े हो जाएंगे सामने के, बहन जी गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया है। और अपने कार्यकर्ता में से लिस्ट दे दो बना के, ये 3 नाम ओबीसी के, ये 3 नाम शेड्यूल कास्ट के, ये 3 नाम धार्मिक अल्पसंख्यक के, ये हमारे कार्यकर्ता, जो अच्छा लगे उसको माला पहना दो, जिता के भेजने का काम हमारा है। तो वही गति मैं ऐसा महसूस करता हूं, वही क्षमता आ जाएगी। ये काम हमने किया। हम जब तक आगरा में कोऑर्डिनेटर रहे, हमने गरीब गरीब के बच्चों को, बेटों को सभासद बनाए। हमारे बीच में भी लोग थे 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके रख लेते थे और हमसे कहते थे टिकटें बांट लो। मैंने क्या मतलब कि भाई ऐसा करो, 80 हैं तो 20 हमको दे दो, 60 आप ले लो। मैं कहता था 80 की 80 आप ले लो, लेकिन फैसला होगा मेरिट पे। उसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी जिसका योगदान और बलिदान और त्याग है पार्टी में। बाहर के किसी आदमी को टिकट नहीं मिलेगी और नहीं मिलने दी। बहुजन समाज बनाते थे हम। 10 कुशवा लड़ेंगे, 10 वाल्मीकि लड़ेंगे, 5 प्रजापति लड़ेंगे, 5 बघेल लड़ेंगे, 5 कोली समाज के लड़ेंगे। इस तरह से हम लोग लड़ाते थे। और ये रिजल्ट, आप तो आगरा के लोग हैं भाई, मैं ये बात कहीं झूठ बोलूं बाहर तो चल जाएगी, आगरा में तो नहीं चलेगी ना। और रिजल्ट आया, 4 कुशवा जीते, 2 बघेल जीते, 2 वाल्मीकि जीते, 2 मुसलमान जीते, और एक गुलदस्ता बन के तैयार हो गया। और जब गुलदस्ता बन के तैयार हो गया और जब एमएलए का चुनाव आया, तो आप यकीन करेंगे आगरा में कितनी विधानसभाएं? 9 में से 8 विधानसभाएं जीतने का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी ने दर्ज किया है। 12 विधानसभा जब से देश आजाद हुआ है तब से राजा के सिवाय कोई वहां चुनाव कभी नहीं जीता। लेकिन हमारी रणनीति ने, मेहनती कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ने राजा को भी चुनाव हरा दिया, मधुसूदन शर्मा को चुनाव जिताकर भेजा। 6 महीने तक राजा अपने महल से बाहर नहीं निकला, पहली बार हारा। फतेहपुर सीकरी, लोग कहते थे मिनी छपरौली है। क्या है? मिनी छपरौली। 2 लाख जाट समाज का वोट है। यहां तो कभी बसपा जीत ही नहीं सकती। हमने मकबरा के प्रधान सूरजपाल को चुनाव लड़ाया, एक बार नहीं 2-2 बार विधायक बनाने का इन्हीं कार्यकर्ताओं ने काम किया। दयालबाग मिनी छपरौली होती थी, सेठ किशनलाल बघेल को 2-2 बार विधायक बनाया। और राज बब्बर सांसद था। कौन? राज बब्बर। राज बब्बर को भी सीमा उपाध्याय ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव हराने का काम किया। वही जिला है, वही लोग हैं, वही पार्टी है। फर्क सिर्फ काम करने का है। जब सबको साथ लेकर चलोगे, सबके दुख मुसीबत में साथ जाओगे, जिंदे में भी जाओगे, मरने में भी जाओगे, तो लोगों का स्नेह आपके साथ जुड़ेगा। देखिए, मैं बड़ी एक बात और कह सकता हूं, मिशन बेचकर
मिशन बेचकर धनवान तो बना जा सकता है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिशन बेचकर, आंदोलन बेचकर धनवान तो बना जा सकता है, हुक्मरान नहीं बना जा सकता। हुक्मरान बनना है तो कांशीराम बनना होगा, अंबेडकर बनना होगा, तभी हुक्मरान बन सकते हैं। ये बातें मैंने इसलिए कही है, पार्टी की बुराई करने से हमारा भला नहीं हो सकता। कोई राजनीतिक पार्टी में आज चैलेंज कर रहा हूं, जब तक बहुजन समाज पार्टी है, अगले 20 वर्षों तक कोई राजनीतिक पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। मेरे पास इसके प्रमाण है। रिपब्लिकन पार्टी जहां जहां जिंदा थी, चाहे वो सांस ले रही थी लेकिन जिंदा थी, जहां जहां रिपब्लिकन पार्टी थी वहां आज तक बहुजन समाज पार्टी कामयाब नहीं हुई। उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आज तक हम एक एमएलए भी कभी नहीं जिता पाए। तो लोग ख्याल करते कि हम नई पार्टी बना लेंगे, हम नई पार्टी बना के विकल्प बन जाएंगे। बच्चों का खेल है नई पार्टी बनाना। लाखों सरकारी कर्मचारियों ने मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में अपने बीवी बच्चों को तबाह और बर्बाद किया था। एक पीढ़ी गल गई थी, मैंने देखा है वो दौर, मैं गवाह हूं उस दौर का। एक पीढ़ी गल गई थी जब जाके एक राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई थी। राजनीतिक पार्टी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, दलाली तो कर सकते हैं, दलाली तो कर सकते हैं कि ये 500 करोड़ ले लो, पार्टी बना लो और अपनी पार्टी का नुकसान करने के लिए हम जैसे कहें वैसे वैसे कैंडिडेट लड़ा दो। ये काम तो कर सकते हैं कि भाई जहां बहुजन समाज पार्टी जाटव लड़ाती है तुम जाटव लड़ा दो, जहां बहुजन समाज पार्टी कुशवा लड़ाती है तुम कुशवा लड़ा दो, जहां बहुजन समाज पार्टी मुसलमान लड़ाती है तुम मुसलमान लड़ा दो। उससे क्या होगा? वोट तो 400-500 ही मिलेंगे, लेकिन समाज कंफ्यूज हो जाएगा। समाज कंफ्यूज हो जाएगा कि एक एक समाज के 2-2 लोग खड़े हो गए हैं, अब ये चुनाव नहीं जीतेंगे। तो कंफ्यूज करके वो हमको पराजित करना चाहते हैं। तो लोग हमारे हथियार तो बन सकते हैं और वो धनवान हो जाएंगे। भाई जिसने कभी जीवन में 10 लाख ना देखे हो, उसको 50 करोड़ मिल जाए तो मैं समझता हूं उसे तो दिन में चंदा तारे नजर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मिशन बेच के धनवान तो बना जा सकता है, लेकिन मिशन बेच के कभी हुक्मरान नहीं बना जा सकता। तो हम लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब की बात कर रहे हैं। और जैसे हमें दिल्ली जाना है, लोग कहते हैं आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्यों बनाई? मैं कहता हूं मकसद एक ही है, बुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अब लोग बुद्ध का आंदोलन क्या समझते हैं? लोग बुद्ध का आंदोलन समझते हैं त्रिशरण पंचशील। हमने त्रिशरण बोल दिया, हमने पंचशील बोल दिया, हमने अष्टांग मार्ग बोल दिया, हम बस हो गया बुद्ध का काम। ये बुद्ध का आंदोलन नहीं है, ये बुद्ध के नियम है सुखी समाज बनाने के। तो बुद्ध का आंदोलन क्या है? बुद्ध का आंदोलन है समता, स्वतंत्रता, वंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है, सुबह बुधवार को 7 बजे से 8 बजे जूम पर उसका वाचन होता है, उसको पढ़िए। बुद्ध का आंदोलन आध्यात्मिक नहीं है, बुद्ध का आंदोलन सामाजिक है, 100% सामाजिक है। और ये आंदोलन से कामयाबी मिली। जिस शूद्र समाज को लाइन में खड़े होने का अधिकार नहीं था, बुद्ध की 45 वर्ष की क्रांति के बाद उसी शूद्र समाज के सबसे पहले पद्मानंद को चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला, जो नाई समाज का था। उसके भतीजे चंद्रगुप्त को मौका मिला, फिर बिंदुसार को मौका मिला, और बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट को जब मौका मिला तो अशोक सम्राट ने समूचे जम्मू द्वीप में
बुद्ध की ज्योति को जलाने का काम किया। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हमारा मकसद दिल्ली तक पहुंचने का है। अब किसी कारणवश से दिल्ली के रोड में, रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं। अब बड़े बड़े गड्ढे बना दिए तो भाई वो गड्ढे इतने बड़े हैं कि उनको फलांगना हमारे बस में नहीं है, हमारी ताकत में नहीं है, और मकसद पूरा करना है तो कैसे करना होगा? तो हमें रास्ता बदलना होगा। हमने देखा दिल्ली जाने के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे लोगों ने खड़े कर दिए हैं, तो हमने मथुरा जाने का रास्ता बदलकर हमने भरतपुर, अलवर, जयपुर होकर दिल्ली जाने का रास्ता तय कर लिया है। अर्थात हम बहुजन समाज पार्टी के बैनर से अगर समाज को 1585 का पाठ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी से अगर समाज को ब्राह्मणवाद नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अंबेडकरवाद नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में बना दी है। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से महापुरुषों के आंदोलन को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांशीराम साहब कहते थे, एमएलए बने ना बने, एमपी बने ना बने, साहू फूले अंबेडकर की मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए। महापुरुषों की विचारधारा नहीं रुकनी चाहिए। बस इतना सा काम हम लोग कर रहे हैं। एक खुशी की आपको सूचना देकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। 30 अप्रैल 2022, 1 मई 2022 हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में सांची में 2 दिन का बौद्ध धम्म संगति समारोह आयोजित किया है। 1 मई इसलिए है कि 1 मई को लेबर डे है, ऑल वर्ल्ड लेबर डे, विश्व मजदूर दिवस। और बुद्ध की संस्कृति जो है, बुद्ध का जो आंदोलन है, वो भी श्रमण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति अर्थात श्रम करके अपने जीवन का पालन पोषण करने वाला समाज। तो उस दिन करीब भारत के 30 राज्यों के लोग आएंगे। आप पहली बार देखेंगे कि भारत के कम से कम, हमारी कोशिश है 37 राज्यों से लोग आए, लेकिन 30 राज्यों की मैं आपको जिम्मेवारी दे रहा हूं। 30 राज्यों के लोग कम से कम वहां आएंगे। उस धम्म संगति की अध्यक्षता हमारे पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी करेंगे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु भाई हैं। मुख्य धम्म देशना हमारे संघ सेना जो पूज्य भंते लद्दाख के हैं वो रहेंगे। मुख्य अतिथि हमारे गगन मलिक, गगन मलिक का नाम सुने आप लोग कभी? गगन मलिक जिन्होंने बुद्ध का रोल किया है। एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, श्री राजकुमार सिद्धार्थ, जो इंडिया में तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन श्रीलंका, थाईलैंड में सिल्वर जुबली हुई थी, उसके वो हीरो हैं। और उन्होंने एक सीरियल बनाया था, वो भारत में चला था। और अभी अभी उन्होंने थाईलैंड में चीवर लिया है, वो सरामेड़ भिक्खू बन गए हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैं बॉम्बे उनसे मिला, उनके साथ रहा 2-3 घंटे। मैंने उनसे कहा कि आपके दिल में कैसे परिवर्तन आया? उन्होंने मुझे बताया, विधायक जी पहले मैं बुद्ध से बेहद नफरत करता था, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में जन्मा था और मुझे ये बताया गया कि बुद्ध के कारण हमारा देश कमजोर हुआ था। बुद्ध के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर कब्जा किया। लेकिन मैंने जब बुद्ध का रोल किया और बुद्ध को पढ़ा तो मुझे पता चला कि हमारे देश को जब विश्व गुरु कहा गया था दुनिया में, तब बुद्ध का ही शासन था। बुद्ध का ही शासन काल था जब भारत को दुनिया में विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ था। उसी दिन से मैंने मन में सोच लिया था कि मैं घर वालों के लिए, बच्चों के लिए कुछ इंतजाम कर दूं और मैं अपना संपूर्ण जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। और वो पूरे ऑल वर्ल्ड का एक ट्रस्ट बना रहे हैं और उन्होंने घोषणा की है
84 लाख बुद्ध की प्रतिमाएं वो प्रत्येक बिहार को भारत में निःशुल्क दान करेंगे, तो वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं परिवार के मंच और आप सबका निमंत्रण है। सांची वो स्थान है जहां पर अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा ने 1 वर्ष भिक्षु बनकर धम्म सीखा था। चीवर लेकर उन्होंने वहीं धम्म सीखा था और वहीं से वो धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका चले गए और आज तक लौट के वापस कभी भारत नहीं आए। वो इतनी पवित्र धरती है, उसको नमन करने का हम सब लोगों को मौका मिलेगा। एक अपील। दूसरा, उसका जो खर्चा है वो लगभग 50 लाख से ज्यादा का है। करीब 15 दूसरे देशों के भिक्षु लोग आ रहे हैं और वहां सब रहेगा, आप समझते हैं। तो सबकी नजरें आगरा पे हैं। मैं साथी लोगों से कहता हूं भाई व्यवस्था करवाइए, तो कहते हैं सर हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो आगरा वाले ही संभाल सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब की जब बात होती है, बुद्ध की जब बात होती है, मिशन की जब बात होती है, तो दुनिया के लोग आगरा की तरफ नजर उठाकर देखते हैं। उनको आगरा से ये उम्मीद है कि कोई क्रांति अगर जन्म लेगी, कोई चिंगारी अगर कहीं से लगेगी, तो वो आगरा है। तो आगरा के साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें भी आप लोग जरूर सहयोग करें, जितना बन जाए। 1000 रुपए का, 500 का, 2000 का, 1000 का, थोड़े थोड़े से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसमें आप लोग मदद करें। और यही निवेदन करते हुए आप लोगों ने बहुत समय आज दिया, आप लोग बैठे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः फिर एक अपील, संगति में सदैव आते रहें। देखिए, मैंने अपील की थी कि खाने के बाद कुछ लोग चले मन जाना, लेकिन मैंने उसमें साथ में एक बात और कही थी, जो नेता होगा वो तो चला जाएगा, है ना। तो जितने नेता थे वो निकल गए बेचारे, इसीलिए अभी हम ज्यादा नेताओं को नहीं बुलाते। नेताओं की एक तो बीमारी होती है, मोबाइल से लगे रहते हैं, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब करते हैं, फिर 2 लोग लेके आते हैं, 10 लोग साथ ले जाते हैं। बड़ा बता रहा हूं मैं, इसलिए बहुत अभी लोग हमसे कहते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी कहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, भारती जी आप तो धम्म का काम कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं बुलाते हैं। मैं कहता हूं अभी हमारा मंच बहुत छोटा है और आपकी आदत तो बहुत बड़ी है, तो अभी हमारा मंच आपके लायक नहीं है। जब बड़ा हो जाएगा तो बड़े लोगों को बुला लेंगे, अभी तो हम छोटे छोटे लोगों को बुला लेते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि इस धम्म के पवित्र आंदोलन को यदि कामयाब करना है तो राजनीति से दूर रखना होगा, मकसद वही होगा। जैसे लोग कहते हैं, मैं एक बात और आपको कह के बता दूं, आप किसी भी आरएसएस के व्यक्ति से बात करिए, आरएसएस के व्यक्ति से आप राजनीति की बात करिए, उसका पहला सवाल होगा ना, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं। बोलते कि नहीं बोलते? हम तो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, हिंदुओं को संगठन करते हैं, हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। साहब, ये राजनीति तो बड़ी गंदी चीज है, ये तो चोर लुटेरे डकैतों के हाथ में है साहब, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आरएसएस के लोग जितने बड़े राजनीतिक हैं, इतना बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है, कोई नहीं इतना बड़ा। उदाहरण बता दूं, जब मोदी का नाम मीडिया में आने लगा कि प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, तो अडवाणी जी को बहुत गुस्सा आया। अडवाणी जी ने तमाम मीडिया चैनल, तमाम टीवी चैनल पर बोलना शुरू किया, मोदी तो हमारा चेला है, मोदी तो हमारी चड्डी धोता था, मोदी तो हमारे पैर मालिश करता था, उसको तो हम गुजरात का मुख्यमंत्री बनाए थे, उसकी क्या औकात है। मोहन भागवत को जब पता चला कि अडवाणी जी तो बड़ा कड़वा बोल रहे हैं, तो उन्होंने एक फोन किया, अडवाणी जी नागपुर आ जाओ। नागपुर चले गए।
जब अंदर घुस रहे थे तो सारे मीडिया ने आडवाणी जी से कहा कि मोदी जी होंगे क्या? बोला, अरे मोदी जी होंगे, मोदी जी की औकात क्या है, हम होंगे प्रधानमंत्री कैंडिडेट। और 1.5 घंटे बाद जब अंदर से निकले तो मीडिया वालों ने पूछा कि क्या निर्देश हुआ संघ का? बोले मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये दुनिया ने देखा, देखी हुई बात है बता रहा हूं मैं। हमारा नेता नरेंद्र मोदी, किसने खिलवाया? आरएसएस ने। तो सबसे बड़ा राजनीतिक कौन? आरएसएस। अंदर की बात बता रहा हूं मैं। मोहन भागवत ने क्या कहा आडवाणी जी को? आडवाणी जी आप सीनियर हैं, हम आपका रिकॉर्ड करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन मोदी को बनाएंगे कैंडिडेट। तो आडवाणी जी ने कहा कि मोदी को क्यों बनाएंगे? बोले आप मोदी की बराबर झूठ नहीं बोल सकते। जितना झूठ बोलने में वो परफेक्ट है उतना आप नहीं है, इसलिए आप फेल हो गए। और कभी इतिहास लिखा जाएगा, निष्पक्ष लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कि दुनिया में कोई सबसे बड़ा पुरस्कार हो झूठ बोलने का तो वो नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। तो ये बातें मैंने इसलिए कही है, हम लोग धम्म का काम करके, धम्म के माध्यम से समाज की जड़ों को मजबूत करके और जातियां खत्म करके समस्त जातियों को मानव बनाकर एक ऐसी ताकत का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो प्रधानमंत्री होगा, जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो राष्ट्रपति होगा, और जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो एमएलए एमपी होगा। हम नहीं होंगे, हमारे होंगे। फर्क कितना होगा? हम नहीं होंगे, हमारे होंगे। ऐसे समाज का निर्माण कांशीराम साहब करना चाहते थे। बामसेफ जो बनाई थी, बामसेफ का उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1980 से लेकर 1984 तक के बामसेफ के कैडर में उनके भाषण देख लीजिए। कांशीराम साहब यही कहते थे कि आपको गैर राजनीतिक रहकर समाज में लीडरशिप पैदा करनी है, आपको टैलेंट, ट्रेजरी और टाइम लगाकर समाज को तैयार करना है। क्यों सर? यही कहते थे ना, यही उनका मकसद था और वही मकसद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग पूरा करना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, मन का और धन का और तन का, तो ये काम जल्दी से जल्दी होगा। एक कोशिश हम और कर रहे हैं। मेरी उम्र भी 60 साल हो गई है, बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं, बीपी, शुगर सबसे ज्यादा रहता है। तो अब हमें युवाओं को लाना है, युवाओं को अपने सामने तैयार करना है और उनके हाथ में आंदोलन का झंडा देना है। चूंकि आज तक मैंने ये देखा, एक बड़ा नुकसान इस कारण भी हुआ कि जिसके हाथ में कमान आ गई, यानी अध्यक्ष पद जिसके हाथ में आ गया, वो बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मर गया, लेकिन उसने किसी दूसरे को अध्यक्ष पद पे नहीं आने दिया। ये कारण भी हमारा पतन का बहुत बड़ा है। इसलिए हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संविधान में बनाया है कि 2 बार से ज्यादा कोई अध्यक्ष रह ही नहीं सकता। जो अमेरिका का संविधान है कि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता, वही हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संविधान में नियम बनाया है कि जिला हो, नगर हो, आपका मंडल हो, प्रदेश हो, चाहे राष्ट्र हो, 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता, जिससे हमारे युवा पीढ़ी को और ऊर्जावान ईमानदार लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये बात कहकर मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।